कौन कौन सी कसौटियों के ऊपर आपको खरा उतरना पड़ता है, कि कितनी वैकेंसी थी, कब नोटिफिकेशन निकला था, कैसे एडमिट कार्ड आता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। फौज है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेटे ही दे सकते, भारत की बेटियों का भी फौज स्वागत करती है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन को कई शब्दों में बताया जाता है। रिटन एग्जाम किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। अगर हम इनको लेफ्टिनेंट बना रहे, इनको सब लेफ्टिनेंट बना रहे, इनको फ्लाइंग ऑफिसर बना रहे, इनको एक लीडर बना रहे, तो इनके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज है या नहीं है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार एंड टुडे इन दिस वीडियो सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस कि एक कैंडिडेट की जर्नी कैसी होती है, उनकी प्रिपरेशन से लेकर के तो उनके एकेडमी के अंदर प्रथम पद तक कौन कौन सी कसौटियों के ऊपर आपको खरा उतरना पड़ता है। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, आपको एसएसबी रिकमेंड होना पड़ता है, आपका मेडिकल क्वालिफाई होना पड़ता है, और साथ ही साथ इन सभी के अलावा आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आना पड़ता है, तब जाकर के आप आपके ख्वाबों की इमारत नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हो। आज हम उन्हीं सारी चीजों की इस सेशन के अंदर बात करते हैं। आपको मेरे पीछे खड़गवासला दिखाई दे रहा है, एनडीए के अंदर सूडान ब्लॉक, ये इमारत, ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस कमीशन है जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के कैडेट को एक साथ ट्रेन किया जाता है। फिर आप आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एकेडमी के अंदर जो लास्ट ईयर आपका होता है, वहां आप आपकी रिस्पेक्टेड एकेडमी के अंदर चले जाते हो। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और वहां जाकर के एक साल आप और ट्रेनिंग लेते हो, और फिर जाकर के आप अपने नाम के सामने लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर जैसे वर्ड्स देख पाते हैं। तो आइए सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 जो पेपर अभी हो चुका एनडीए 1, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी थी, कब नोटिफिकेशन निकला था, कैसे एडमिट कार्ड आता, उन सारी चीजों को देखेंगे। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब एनडीए की जो एग्जाम होता है उसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सीडीएस की एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जैसे सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन होती। स्टेजेस होती है सिलेक्शन की। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, निकालना होगा अच्छे मार्क्स के साथ, आपको एसएसबी निकालना होगा, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद जाकर के आप एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हो। रिटन एग्जाम के लिए हमारे पास 900 मार्क्स होते हैं, एसएसबी के लिए हमारे पास 900 मार्क्स होते हैं, और दोनों को जुड़ने के बाद फिर आता है कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ इस बार का रहा, और उस कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो रिटर्न का होता है, एसएसबी का होता है, उसके बाद जब आप निकलते हो तो ये पता चलता है कि मेरिट लिस्ट के अंदर हम इन है या नहीं। ट्रेनिंग एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे के अंदर है, वही इमारत जो अभी मैंने आपको बताई, यहां पर जो आपको दिखाई दे रही, तो यही है खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, जहां पर हमारे यंग ऑफिसर्स को, यंग कैडेट को तरासा जाता है एक ऑफिसर के अंदर। फ्रीक्वेंसी एग्जाम की साल में 2 बार होती। याद रखिएगा, मोटा मोटा टेंटेटिव बताता हूं कि अप्रैल और सितंबर, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम होती है। अप्रैल के अंदर एनडीए 1 होता है और सितंबर के अंदर एनडीए 2 होता है। आगे बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उनकी बात करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि फौज है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेटे ही दे सकते, भारत की बेटियों का भी फौज स्वागत करती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा था कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने उसको लीड किया था, तो हम समझ सकते हैं कि भारत की बेटियां भी उसके अंदर ऐड हो सकती है। कैंडिडेट बिटवीन 16.5 टू 19.5, एग्जाम देते देते आपकी एज 16.5 होना चाहिए, ये एज आपकी है। साथ ही साथ आप 12th क्लास के अंदर है या 12th पास आउट कर चुके हैं, इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। मतलब एग्जाम देते समय अगर आपकी एज 16.5 ईयर है और साथ ही साथ आप 12th क्लास के अंदर है और 12th क्लास को पास कर चुके हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए इन है। बट एक बात याद रखना होगा, आप अनमेरिड स्टूडेंट होना चाहिए। एनडीए 2026 सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट विद द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। जैसे 2026 की बात करें तो सबसे पहले रिलीज होता नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन को कई शब्दों में बताया जाता है। ये एक वो दिन होता है जब से आपका इंडिया का फॉर्म भरना शुरू होता है। इसे हम युद्ध घोष भी बोलते हैं कि जंग के लिए बिगुल बज जाता है। इसके बाद एग्जाम के अंदर मात्र 3 से 4 महीने बचते। अब उन 3 से 4 महीने में बेहतरीन जो तैयारी करता है वही रिटर्न के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाते हैं। टोटल 394 वैकेंसी थी एनडीए 1 2026 के अंदर। एप्लीकेशन
फॉर्म जो था दिसंबर से चालू हुआ था, 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में, इन 20 दिनों के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते थे। द एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 12 ऑफ अप्रैल 2026। मैंने बोला एनडीए 1 का एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल 2026 को, और अभी एनडीए 2 का नोटिफिकेशन भी जस्ट आने वाला है। अब जैसे एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आता है, मींस आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम किस दिन होगा। एग्जाम की डेट तो ऑलरेडी हमें सितंबर की पता है, बट हां, उस दिन से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं कॉल लेटर, जिसको हम बोलते हैं एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड, पहला पॉइंट यहां पर मैंने बोल दिया, एडमिट कार्ड इज नॉट सेंड टू योर होम। ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट से एडमिट कार्ड आपके घर भेजा जाएगा, ना ना ना। एडमिट कार्ड आपको, जब आपने फॉर्म फिल किया था, आपने जो अपने क्रेडेंशियल, अपनी डिटेल्स डाल दी थी, उन्हीं डिटेल्स को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल करके एडमिट कार्ड हमें खुद डाउनलोड करना होता है। फिर द रिजल्ट इज अनाउंस सेपरेटली फॉर द रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम होती है उसका रिजल्ट जस्ट 1 महीने बाद आ जाता है। जैसे अगर आप एनडीए 2 2026 का भी रिटर्न दोगे तो उसका जस्ट 1 महीने बाद आपको रिटर्न का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर रिटर्न का रिजल्ट कैसे आता है, तो रिटर्न का कट ऑफ रिलीज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट होता है। पहले बात तो याद रखना, जो फाइनल रिजल्ट होता है तब कट ऑफ बताया जाता है, बट एक पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ के अंदर आपके रोल नंबर, आपके नाम मेंशन होते हैं कि आपने एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। इफ यू क्वालिफाइड रिटर्न, तो आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आ जाता है कि हां, अब आपको अपनी एसएसबी देने जाना है। एसएसबी भारत के अंदर अलग अलग जगह पर बनी हुई है, जहां पर आपको 5 दिन तक अलग अलग बुनियादी आपकी मनसा, आपकी वाचा, आपकी कर्मणा, मतलब आपके साइकोलॉजी, आपके दिमाग की क्या है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग के अंदर थॉट्स है, क्या आपके शब्दों में दिख रहे हैं, और जो शब्द आप बोल रहे हो क्या वो आपके एक्शन के अंदर दिख रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट एक कैंडिडेट का, एक कैडेट का देखा जाता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं मेडिकल के लिए। आगे बात करते हैं रिटर्न एग्जाम किस तरह से होती, उसको देख लेते हैं। इस बार रिटर्न एग्जाम सितंबर के अंदर होगी। रिटर्न एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर 1 होता है जो मैथमेटिक्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, यहां पर मार्क्स 300 होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और अगर आप गलत करते, देखिए यूपीएससी का एग्जाम है, तो नेगेटिव माइनस मार्किंग -0.83 की होगी। वहीं इसके जस्ट बाद आपका दूसरा पेपर होगा, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये दोनों ही रिटर्न के पेपर एक ही दिन के अंदर होंगे, जिस दिन आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन आपके 150 इसके अंदर होते हैं, और टोटल 600 मार्क्स का होता, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का। मैथमेटिक्स के अंदर आपके 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के थे, यहां पर 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के। मतलब आप चाहो तो जीएस के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कि आपकी मेरिट में नाम आ जाए, तो आप रिटर्न के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएटी की मदद से। तो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता, और नेगेटिव मार्किंग अगर 4 नंबर आपको सही करने पर मिलेंगे, तो गलत करने पर 1.33 का माइनस मार्किंग भी आपका होगा। फिर इसके बाद आ जाता है स्टेज 2। स्टेज 1 क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, सिंपल सा फिर से जान लेते। हमने देखा नोटिफिकेशन आता है, हमने जाना हमें फॉर्म फिल करना होता है, हमने जाना एडमिट कार्ड आता है, हमने जाना हमें एग्जाम देने जाना होता है, और एग्जाम के अंदर हमें एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं, तो इसे क्वालिफाई करने के साथ यू आर एलिजिबल फॉर दी एसएसबी। अब आप एसएसबी के लिए जाएंगे, तो एसएसबी इंटरव्यू इज मोस्ट डिसाइसिव स्टेज ऑफ एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस। ये याद रखिएगा, ये 5 दिन का होता है। आप समझो, आपने दुनिया के कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे, बट फौज में जहां स्कॉलर वॉरियर्स को चुना जाता है, वहां पर 5 दिन पर अलग अलग बुनियादी कसौटियों पर आपको तरासा जाता है कि हां, ये लायक है या नहीं है। डे 1 जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। पहले जो डे 1 होता था स्क्रीनिंग का, उसके अंदर पीपीएनडीटी और ओआईआर होता था, ये पहले था। बट 2026 से इसके अंदर एक चेंज कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो CSSS सिस्टम, मतलब कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर, इन चीजों के चलते आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। आपको टोटल कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के साथ साथ आपकी मैप एबिलिटी देखी जाती है, आपकी वर्क एबिलिटी देखी जाती है, आपको छोटे छोटे मैप दिए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो ये आपका स्क्रीनिंग होता है। पहले स्क्रीनिंग अलग तरीके से होता था, अब स्क्रीनिंग अलग तरीके से होने लगा है। ओनली स्क्रीन कैंडिडेट इज स्टे फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन का होता है, मैंने आपको बताया। पहला दिन स्क्रीनिंग होता है, और जो बच्चे स्क्रीनिंग कर गए वो बच्चे अगले 4 दिन तक रहते। अगर आप स्क्रीनिंग में आउट हो गए, तो आपको फिर से रिटर्न की एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा। अगर आपके पास अटेम्प्ट है, जो कि एज का क्राइटेरिया मैंने बताया था, अगर आप उसके अंदर आते हैं, तो आप अगला अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एसएसबी का हुआ। अब एसएसबी का डे 2 क्या होता है? डे 2 आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। यहां पर पहले आपका थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर आपको पिक्चर्स दी जाती है, और उन पिक्चर्स के ऊपर आपको स्टोरी लिखना होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिए जाते हैं, और उन वर्ड्स के ऊपर आपको सेंटेंस
सेंटेंस ड्राफ्ट करना होता है। आपको वर्ड दे दिया लाइक डेथ, लाइक गन, लाइक सोल्जर, आप उस छोटे से समय काल के अंतराल के अंदर आपके मन में, आपके मनसा में जो है वही आपके हाथों से निकलेगा। आप प्लान करके एसएसबी नहीं दे सकते। आप नेचुरली अगर स्ट्रांग है, आप नेचुरली अगर समझदार है, तो ही आप इसे बेहतरीन दे सकते। एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती है और उन सिचुएशन के अंदर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखा जाता। नो मेमोराइज आंसर वर्क हियर, नेचुरल रिस्पॉन्स मैटर। मैं आपको सिंपल सा बोल चुका हूं कि आप कभी ऐसा सोच करके नहीं जा सकते कि मैं इतने वर्ड्स को लर्न करके चला जाता हूं, ऐसा आंसर कर दूंगा, इतनी सिचुएशन को ध्यान रख के चला जाता हूं, वैसे डील कर लूंगा, इस तरह की पिक्चर्स देख जाता हूं, ऐसे काम नहीं होता। आपको नेचुरल रहना पड़ता है। आपके अंदर वो देखते हैं OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, कि हां अगर हम इनको लेफ्टिनेंट बना रहे, इनको सब लेफ्टिनेंट बना रहे, इनको फ्लाइंग ऑफिसर बना रहे, इनको एक लीडर बना रहे, तो इनके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज है या नहीं है। ये इस तरह से उस माहौल को ढाल पाएंगे, अडाप्ट कर पाएंगे, सोल्जर्स को संभाल पाएंगे, इन सारी चीजों को देखना होता है। और मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल तरीके से मैं बताता हूं, ये बहुत जरूरी है। जब बात देश की सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम की आ जाए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आता है आपका स्टेज 2। इसी के साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी चालू हो जाता है। मतलब सेकंड डेज से आपका पर्सनल इंटरव्यू भी चालू हो जाता है, जिसके अंदर आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड पूछी जाती है कि आपका 12th में क्या था, आपकी कुछ अदर करिकुलम एक्टिविटीज होती है तो उनके रिगार्डिंग बात की जाती है। फैमिली बैकग्राउंड आपका जाना जाता है, आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आप ऑलरेडी आपकी फैमिली के अंदर कोई फौज में, आपका इंस्पिरेशन क्या था, ये जाना जाता है। आपकी हॉबीज पता की जाती है, आपको किस तरह की चीजें पसंद है। मोटिवेशन फॉर द डिफेंस सर्विसेज, आप किस चीज की वजह से डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आप हमारी कंट्री को, मतलब ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये कैसे जनरेट हुआ, कौन सा मोमेंट था, इस तरह की चीजें आपसे पर्सनल इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। एंड अगेन मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू बी नेचुरल। आप यहां पर ऐसे नहीं रह सकते कि सर हम पहले से प्लान करके चले जाएंगे, यहां ये आंसर करेंगे, वहां वो आंसर करेंगे, तो आप आगे पकड़े जाओगे। क्या है कि उनके पास अलग अलग तरीके आपको आंकने के लिए, तो आपको नेचुरल होना पड़ता है। ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका जो डे 3 और 4 होता है, 1 2 की बात हो गई। डे 3 और 4 जो होता है, इसके अंदर आपका GTO होता है, ग्रुप टास्क। तो जो ग्रुप टास्क होता है उसके अंदर आपको यह देखी जाती है कि आपकी एक्शंस कैसी, मनसा देख लिया आपका, वाचा देख लिया आपका, अब आपके एक्शंस क्या। इंटरव्यू के अंदर आपका वाचा देख लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अब आपका कर्मणा कैसा, आप काम कैसे करते हो। तो आपको अलग अलग ग्रुप में टास्क दिए जाते हैं, इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं, हाफ ग्रुप टास्क दिए जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होता है, आप वहां पर कैसे डील कर रहे हो। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपको दिए जाते हैं। कमांड टास्क होते हैं, लेक्चरेट होता है जिसके ऊपर आपको कुछ बताना होता है, ऑफिसर्स असेसेस होते हैं, साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज होती है, टीम स्पिरिट आपकी देखी जाती है कि ग्रुप ऑब्स्टिकल के रेस के अंदर आप कैसे कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप इंडिविजुअल हीरोइज्म दिखा रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है वहां ये शो कर रहे हो कि आई एम द बेस्ट एंड जो वहां पर ऑफिसर है वो मुझे देखे, मेरे ऊपर समझे कि हाँ मैं सबसे बेहतरीन कर रहा हूं। ऐसा नहीं, आपको ये देखा जाता है कि क्या इनके अंदर लीडर की क्वालिटी है, क्या इनके अंदर वो क्वालिटीज है कि ग्रुप को साथ लेकर के चले। क्या ये सिर्फ तभी बोलते जब बोलना आवश्यक होता, कहते हैं ना ओनली स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस। मतलब क्या उसी जगह बोलते जहां बोलना जरूरी होता है। ये सारी चीजें आपको देखी जाती है। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क दिया जाता है, फाइनल ग्रुप टास्क आपको दिया जाता है। आपको इनिशिएटिव्स लेने होते हैं काम को करने के, कि आप इन चीजों को कैसे डील कर पाते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी डे 3 और डे 4 के अंदर देखी जाती है। फिर आता है डे 5 जहां पर कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस के अंदर आपसे जनरली, मतलब जो बच्चे कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाते हैं वो ऐसा समझ जाते हैं कि लगभग हाथी हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बाकी, अब आखिरी बचा है। अब इसके अंदर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर हद पर आंक लिया, आपको रिटन के अंदर देख लिया, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको एसएसबी के अंदर मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीजों में देख लिया। अब आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट द फूड, खाना कैसा था। ऐसा ना हो कि हम खाना की, मतलब वो बोल रहे कि खाना अच्छा नहीं था, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज कैसी इन चीजों को डील करने की। फूड कैसा था, स्टे कैसा था, एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने इससे पहले कभी एसएसबी दिया है, कौन सा एसएसबी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई मोमेंट था पर्टिकुलर, इन चीजों की बात की जाती। कुछ एसआरटीज के पूछ लिए जाते, अगर कोई स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर हो आखिरी में तो उनको सिचुएशन दे दी जाती है, तो ये भी आपको कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा जाता। फिर आता है स्टेज 3 एनडीए मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब हम क्या क्या कर चुके हैं, हमारा जो प्रिपरेशन का दौर था, हम तैयारी कर चुके, हम फॉर्म भर चुके, हम रिटर्न निकाल चुके, हम एसएसबी निकाल चुके। अब आई बात मेडिकल की। तो आफ्टर एसएसबी रिकमेंडेशन कैंडिडेट अंडरगो अ स्ट्रिक्ट मेडिकल एवेल्युएशन। अब फौज है भाई तो मेडिकली फिट तो होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इंपॉर्टेंट चेक्स, कुछ चीजें जो होती है, जो बेसिक होती है, पहले आपकी हाइट,
आपका वेट कितना है, साथ ही साथ आपका विजन स्टैंडर्ड, और एयरफोर्स के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जब आपको किसी पॉइंट को स्ट्राइक करना होता है तो आपको उसकी समझ होना चाहिए। तो ये विजन, फिर उसके बाद हियरिंग एबिलिटी, साथ ही साथ डेंटल हेल्थ आपकी, नो फ्लैट फुट या नॉक नीस, इनसे रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें आपकी मेडिकल के अंदर देखी जाती है। मेडिकल के अंदर रिजेक्शन के कौन कौन से चांसेस होते हैं, तो कॉमन रिजेक्शन पॉइंट जो होते हैं, एक तो ओवरवेट, आपका वेट ज्यादा है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। पुअर आईसाइट, आंख हमारी ज्यादा ही कमजोर है। ओल्ड फ्रैक्चर, पुराने कोई टूटे हुए हड्डियां हैं शरीर की जो सही से नहीं जुड़ी, एक्सरे के अंदर आती है। फ्रैक्चर्स, चेस्ट एक्सपांशन बिलो द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आपका एक्सपांशन आ रहा है। मेडिकल फिटनेस इज क्वालिफाइंग, याद रखना इसका कोई नंबर नहीं होता। मेडिकल फिटनेस इज क्वालिफाइंग बट मैंडेटरी फॉर द एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस। एक बात याद रख लीजिएगा कि मेडिकल की जो फिटनेस है वो क्वालिफाइंग है, उसका नंबर नहीं है, बट वो मस्ट है, मैंडेटरी है। अगर मेडिकल फिटनेस के किसी भी पैरामीटर पर आप नहीं आ रहे हो, इट मींस आपका रिटर्न, आपका एसएसबी निकालना कोई काम का नहीं रहता। तो ये सारी चीजें आपके स्टेज 3 के अंदर देखी जाती है। फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उसको जान लेते हैं। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 900 मार्क्स ऑफ रिटर्न के 900 नंबर मार्क्स, एसएसबी के 900 नंबर मार्क्स, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। मेडिकल फिटनेस इज कंपलसरी फॉर द इंक्लूजन। आपके रिटर्न के 900, एसएसबी के 900, इन दोनों में 1800 के बाद फिर आपकी मेरिट में आपका कितने मार्क्स आ रहे, आप इन हो या नहीं हो, इसके बाद आपका मेडिकल भी आप फिट है, तब जाकर के आप एकेडमी को ज्वाइन कर पाते। सर्विसेज अलोकेशन डिपेंड्स ऑन, हमें कौन कौन सी सर्विस मिलेगी उसका डिपेंड कैसा करता है। पहला तो आपकी मेरिट के रैंक, आपकी मेरिट में रैंक अच्छी है तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। दूसरा आपका प्रेफरेंस, आपकी मेरिट की रैंक भी अच्छी है, आपका प्रेफरेंस भी है कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है या फिर किसी को एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो आपकी प्रेफरेंस भी देखी जाती है। साथ ही साथ वैकेंसी, कि उसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है। इवन एसएसबी रिकमेंडेशन कैंडिडेट मे नॉट मेक द फाइनल मेरिट रैंक। अगर मेरिट में कम नंबर हो तो हो सकता है कि आप मेरिट इन ना हो। अब इसके एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप ना बेटा रिटर्न से ही बढ़त बना के चलो। रिटर्न के अंदर अगर आप 450 से 500 नंबर लेकर के आ जाते हो, क्योंकि देखो एसएसबी में ना बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। एसएसबी के अंदर मार्किंग मोर और लेस आपका सिमिलर ही होता, अनलेस आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप रिटर्न में भी अच्छा कर लोगे। तो आपको रिटर्न के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेना है, और सबसे ज्यादा जरूरी वही है बेटा। मैं कई सारे स्टूडेंट को ऐसा जानता हूं जो मेरी पहचान के हैं, जिन्होंने एनडीए का रिटर्न निकाला, एसएसबी निकाला, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। कारण क्या था कि रिटर्न के अंदर नंबर कम थे, बॉर्डर लाइन, आप कट ऑफ पार कर रहे हो, 360 365 नंबर लेकर के आ रहे हो, आप रिटर्न के अंदर 450 500 तक लेकर के आओ। आप इतनी मेहनत करोगे, आपका एसएसबी अच्छा जाएगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। जब आप इन सारे हालात से, सारी सिचुएशन से, सारी चीजें जो मैंने बताई, इनसे जब आप सही ढंग से जीत हासिल करते हो, तब आपका एकेडमी के अंदर होता प्रथम पग। आपके एक सिपाही, आपका एक ऑफिसर जीवन की शुरुआत होती है। फिर आप एक आम आदमी, एक आम नाम के साथ, जैसे मेरा एग्जांपल लो, राहुल नाम के साथ आप नहीं रह सकते। आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट होगा, सब लेफ्टिनेंट होगा, फ्लाइंग ऑफिसर होगा, डिपेंड्स कि आप क्या ज्वाइन कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपके मिलिट्री करियर की, आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आपकी सिलेक्शन से, आपकी प्रिपरेशन से लेकर के तो आपकी प्रथम पग तक आपको कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में बताया। अब मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।